हाँ, इस नई गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय असल में कुछ ऐसा है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। हाँ, बिल्कुल मौजूद है, पर हम ध्यान नहीं देते। हाँ, हम शायद ही कभी उसकी असली गहराई के बारे में सोचते हैं। जी। तो आज के हमारे जो स्रोत हैं वे 10 मार्च 2026 के कुछ बेहद विस्तृत जीव विज्ञान के नोट्स हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं ये। एकदम। और आज का हमारा जो एक तरह से मिशन है वो ये है कि पौधों की कोशिकाओं के अंदर छिपे उन बेहद सूक्ष्म कारखानों को डिकोड किया जाए। और उन रंगीन संरचनाओं को भी। हाँ, जिन्हें विज्ञान की भाषा में प्लास्टिड या लवक कहा जाता है। जी। हम हर दिन पेड़ों की हरी पत्तियों को देखते हैं, लेकिन आज उस मशीनरी को समझने का समय है जो असल में इस पूरी दुनिया को चला रही है। सही कहा आपने। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक ऐसा छोटा सा कोशिकांग जो मतलब माइक्रोस्कोप के बिना तो देखा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। लेकिन वो पूरे पौधे के जीवन, उसके रंग रूप और यहाँ तक कि पृथ्वी के पूरे खाद्य चक्र को तय करता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, ये सचमुच एक अद्भुत विषय है। हम्म। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समझ आता है कि ये सिर्फ विज्ञान की किताब का कोई पन्ना या किसी शाखा का अध्ययन नहीं है। तो फिर क्या है? यह जीवन के मूलभूत ढांचे को समझने की एक चाबी है। अच्छा। मतलब प्लास्टिड्स के बिना उस ऊर्जा प्रणाली की कल्पना करना भी असंभव है जो पृथ्वी पर हर एक जीव को जिंदा रखे हुए। ये बात तो है। ये एक ऐसी अचूक व्यवस्था है जो अरबों सालों के विकास क्रम के बाद इस मुकाम तक पहुंची है। आज इन विस्तृत नोट्स के जरिए हम इसी का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इनके वर्गीकरण से शुरुआत करते हैं। नोट्स के अनुसार प्लास्टिड्स को मुख्य रूप से उनके रंग और उनके काम के आधार पर काम के आधार पर बांटा गया है। पहली श्रेणी जो सामने आती है वो है ल्यूकोप्लास्ट। जी। अब प्लास्टिड का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले रंगों का ख्याल आता है। स्वाभाविक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ल्यूकोप्लास्ट पूरी तरह से रंगहीन होते हैं, कलरलेस। बिल्कुल, इनमें कोई रंग नहीं होता। मतलब इनमें कोई भी क्या कहते हैं इसे, प्रकाश संश्लेषी वर्णक या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद नहीं होता है। जी, कोई पिगमेंट नहीं होता। तो अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ल्यूकोप्लास्ट पौधे के किसी बड़े स्टोर रूम या गोदाम की तरह काम करते हैं जहां खाना जमा होता है। ये स्टोर रूम वाली तुलना बहुत ही सटीक है ना? क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट अक्सर पौधे के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। जैसे कि जड़ें? बिल्कुल, जड़ें हो गई या भूमिगत तने हो गए जैसे आलू। अच्छा, हाँ, आलू। प्रकृति बहुत ही व्यवहारिक है। जहां रोशनी ही नहीं है वहां रंग या प्रकाश संश्लेषण की मशीनरी पर ऊर्जा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। इसके बजाय ये कोशिकांग पूरी तरह से एक अलग काम पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि भंडारण है। जी, भविष्य के लिए ऊर्जा का भंडारण। हमारे स्रोत में इस संचित भोजन के आधार पर इसके तीन प्रकारों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। तो चलिए उन तीनों प्रकारों को थोड़ा खोलकर समझते हैं। पहला कौन सा है? पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। इसका मुख्य काम स्टार्च को जमा करना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट। हाँ, जब पौधे के पत्ते प्रकाश संश्लेषण के जरिए अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उसे एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च के रूप में पैक करके रख दिया जाता है। और आलू इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। दूसरा प्रकार है इलियोप्लास्ट। और ये क्या जमा करता है? इसका काम तेल यानी ऑयल या फैट का भंडारण करना है। अच्छा, तेल जैसे बीजों में होता है? एकदम सही। कई बीजों के अंदर ये बहुत सक्रिय होता है ताकि जब नया पौधा अंकुरित हो तो उसे शुरुआत में ही भरपूर ऊर्जा मिल सके। तो स्टार्च हो गया और तेल हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा प्रकार है एल्यूरोप्लास्ट, जिसे प्रोटियोप्लास्ट भी कहा जाता है। नाम से तो लग रहा है कि ये प्रोटीन से जुड़ा है। बिल्कुल, ये प्रोटीन को जमा करने का काम करता है। तो मतलब एक ही रंगहीन प्लास्टिड ने अपनी जरूरत के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग कंटेनर बना लिए हैं। जी, और जड़ों के अंधेरे में बैठकर ये चुपचाप पौधे का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। ये व्यवस्था वाकई हैरान करने वाली है। ऊर्जा बनाना एक बात है, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए उस ऊर्जा को सहेज कर रखना जीवन के लिए उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जहां ऊर्जा सहेजने का काम खत्म होता है और खुद को पेश करने की बारी आती है, वहां प्रकृति रंगों का खजाना खोल देती है। जी। और यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारी दूसरी श्रेणी है
क्रोमोप्लास्ट। रंगों की दुनिया। हाँ, रंगों की दुनिया। नोट्स में बताया गया है कि क्रोमोप्लास्ट मुख्य रूप से लाल भूरे रंग के प्लास्टिड होते हैं। जी, और ल्यूकोप्लास्ट के विपरीत इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक मौजूद होते हैं। मतलब ये खाली गोदाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये ऐसे कारखाने हैं जो विशिष्ट रंगों से भरे पड़े हैं। और इन्हीं वर्णकों या पिगमेंट्स के आधार पर क्रोमोप्लास्ट को 2 विशिष्ट प्रकारों में बांटा गया है ना? हाँ, जिनका अध्ययन अक्सर शैवालों के संदर्भ में किया जाता है, यानी एल्गी। तो पहला प्रकार कौन सा है? पहला है फियोप्लास्ट। ये मुख्य रूप से भूरी शैवाल या ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। भूरी शैवाल, तो इसमें कौन से पिगमेंट होते हैं? अगर हम इसके रसायन को देखें तो फियोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल ए और सी। जी, इन दोनों पिगमेंट्स का ये खास संयोजन ही उस शैवाल को उसका गहरा भूरा रंग देता है। और दूसरा प्रकार है रोडोप्लास्ट, जो लाल शैवाल या रेड एल्गी में पाया जाता है। बिल्कुल, मैंने पढ़ा था कि इसके अंदर का रसायन थोड़ा अलग होता है। रोडोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी होता है। सही, सी की जगह डी। ये देखना कितना अद्भुत है कि क्लोरोफिल के सी से डी में बदलने वाले इस छोटे से बदलाव से पूरा रंग ही बदल जाता है, भूरे से चटक लाल। और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा विकासवादी कारण है। अच्छा, वो क्या? ये सिर्फ दिखने में सुंदर लगने के लिए नहीं है। अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल प्रकाश की अलग अलग तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ्स को अवशोषित करने के लिए बने हैं। मतलब रोशनी के अलग अलग रंगों को पकड़ने के लिए। जी, अगर हम महासागरों की गहराई में जाएं तो सूरज की रोशनी का हर रंग वहां तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, पानी सोख लेता है। लाल रोशनी पानी की ऊपरी सतह पर ही अवशोषित हो जाती है, जबकि नीली और हरी रोशनी ज्यादा गहराई तक जाती है। तो लाल शैवाल इतनी गहराई में कैसे जीवित रहते हैं? लाल शैवाल अपने रोडोप्लास्ट और उन विशिष्ट पिगमेंट्स की मदद से उस गहराई में भी बची खुची रोशनी को सोख लेते हैं जहां बाकी पौधे दम तोड़ देंगे। ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। बिल्कुल। मतलब ये रंग सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि मुश्किल वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित किए गए उन्नत लाइट सेंसर्स हैं। जी, जो किसी भी परिस्थिति में ऊर्जा का रास्ता खोज लेते हैं। अब समय आ गया है इस पूरी चर्चा के सुपरस्टार की ओर बढ़ने का। क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। जब भी हम पौधों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सीधे हरा रंग ही आता है। स्वाभाविक है। नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसका रंग हरा होता है और ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। जी, सबसे बड़ा। और सबसे अहम बात, ये जानवरों की कोशिकाओं में पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। एनिमल सेल्स में ये नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट की संरचना पर अगर हम गौर करें तो ये किसी किले की तरह है। किले की तरह कैसे? यह एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन, यानी इसके चारों ओर सुरक्षा की 2 स्पष्ट परतें हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यह है कि क्लोरोप्लास्ट को अक्सर अर्धस्वायत्त कोशिकांग या कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। अर्धस्वायत्त मतलब सेमी ऑटोनॉमस, कोशिका के अंदर कोशिका। ये वाक्यांश तो अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। जी। नोट बताते हैं कि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ मुख्य नाभिक के आदेशों का गुलाम नहीं है। मतलब इसका अपना अलग दिमाग है एक तरह से। हाँ, और ये कोई सामान्य डीएनए नहीं है। तो इसमें क्या अलग है? अगर हम किसी भी उन्नत जीव के यानी यूकैरियोट्स के नाभिक डीएनए को देखें तो वो रेखीय या लीनियर होता है, सीधा धागे जैसा। जी, और हिस्टोन नाम के प्रोटीनों के चारों ओर बहुत ही सलीके से लपेटा हुआ होता है। हिस्टोन प्रोटीन, हाँ। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। मैंने नोट्स में इस डीएनए के जो गुण पढ़े वे वाकई चौंकाने वाले हैं। बताइए। ये डीएनए वृत्ताकार है यानी सर्कुलर है, दोहरे धागे वाला या डबल स्ट्रैंडेड है, जी, जीसी प्रकार का है, जी, और सबसे बड़ी बात, ये नग्न अवस्था में होता है, नेकेड होता है। नेकेड अवस्था का मतलब है कि इसमें वे हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित हैं जो आमतौर पर डीएनए को समेट कर रखते हैं। मतलब ये बिना किसी प्रोटीन के कवर के ऐसे ही पड़ा रहता है। बिल्कुल। इसके साथ ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S। लेकिन अभी आपने कहा था कि मुख्य कोशिका में 80S होते हैं। यही तो विषमता है। यहाँ थोड़ा रुककर इसे समझने की कोशिश करते हैं। जी। एक तरफ कोशिका का मुख्य हिस्सा है जहाँ 80S राइबोसोम और हिस्टोन में लिपटा हुआ लंबा डीएनए है। सही। और उसी कोशिका के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट बैठा है जिसका अपना खुद का गोल डीएनए है, बिना किसी हिस्टोन के, और इसके पास 70S राइबोसोम हैं। जी।
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे ही जीव का ब्लूप्रिंट कोशिका के अंदर चल रहा हो। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। वृत्ताकार, बिना हिस्टोन वाला डीएनए और 70S राइबोसोम, ये विशेषताएं मुख्य रूप से बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। बैक्टीरिया में? ये तो बहुत ही अजीब बात है। इस पर हम चर्चा के अंत में गहराई से बात करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी ये समझना जरूरी है कि ये स्वतंत्र डीएनए क्लोरोप्लास्ट को अपने लिए जरूरी कुछ प्रोटीनों का निर्माण खुद करने की ताकत देता है। इसीलिए ये अर्धस्वायत्त है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी जटिल संरचना, अपना खुद का डीएनए, ये दोहरा आवरण। जी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर असल में ऐसा क्या चल रहा है जिसे इतनी भारी भरकम मशीनरी की जरूरत है? इसका जवाब है वो प्रक्रिया जिस पर पूरी दुनिया का भोजन टिका है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल। जब हम क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक संरचना को देखते हैं तो वहां कार्य का बहुत ही स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। नोट्स में 2 मुख्य संरचनाओं का जिक्र है, ग्रेना और स्ट्रोमा। जी, तो ग्रेना क्या होता है? मैंने पढ़ा कि इसके अंदर थैलेकॉइड्स नाम की चपटी सिक्कों जैसी संरचनाएं होती हैं। हाँ, थैलेकॉइड्स। जब ये थैलेकॉइड्स एक के ऊपर एक रखे सिक्कों के ढेर की तरह व्यवस्थित हो जाते हैं तो उस पूरे समूह को ग्रेना कहा जाता है। सही कहा। और 2 अलग-अलग ग्रेना आपस में जिस पुल जैसी संरचना से जुड़े होते हैं उसे इंटरग्रेना या स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। तो इस ग्रेना का मुख्य काम क्या है? ग्रेना वो जगह है जहां असली भौतिक जादू होता है। ये प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन का मुख्य स्थल है। लाइट रिएक्शन, जिसे हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है? जी, हिल्स रिएक्शन। आसान शब्दों में कहें तो ग्रेना सीधे सूरज की रोशनी को पकड़ने और उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो सूरज की रोशनी को पकड़ने का काम ग्रेना में हो गया। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ ऊर्जा पकड़ लेना ही काफी नहीं है, उस ऊर्जा का कुछ करना भी तो होगा। यहीं पर स्ट्रोमा की भूमिका आती है ना? एकदम सही। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली जगह होती है जिसमें एक तरल मैट्रिक्स भरा होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और वहां क्या होता है? स्ट्रोमा में अंधेरी अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन होती है जिसे ब्लैकमैन रिएक्शन कहा जाता है। अंधेरी अभिक्रिया? हाँ। इससे तो ऐसा लगता है कि रात में होती होगी। नहीं, यहाँ डार्क शब्द से भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये प्रक्रिया रात के अंधेरे में होती है। तो फिर डार्क क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस हिस्से को सीधे सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, तो ये ग्रेना की ऊर्जा इस्तेमाल करता है। जी, ग्रेना ने सूरज की रोशनी से जो ऊर्जा तैयार की है एटीपी और NADPH के रूप में, स्ट्रोमा उस ऊर्जा का उपयोग करके हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा या ग्लूकोज में बदल देता है। ये तो एक 2 चरणों वाली असेंबली लाइन की तरह हो गया। बिल्कुल। एक विभाग कच्चा माल और ऊर्जा इकट्ठा करता है और दूसरा विभाग उस ऊर्जा से फाइनल प्रोडक्ट यानी खाना बनाता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन मेरे लिए इस पूरे नोट्स का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा कुछ और था। कौन सा हिस्सा? जब बात ग्रेना के थैलेकॉइड्स की आती है तो नोट्स एक और बहुत सूक्ष्म संरचना की ओर इशारा करते हैं, क्वांटोसोम। क्वांटोसोम, जी। विज्ञान की नजर से क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी यूनिट? हाँ। थैलेकॉइड की सतह पर अनगिनत छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्वांटोसोम कहते हैं। और जब हम इन क्वांटोसोम के अंदर के गणित को देखते हैं तो सच में दिमाग चकरा जाता है। वो कैसे? एक इतने सूक्ष्म कण के अंदर जिसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट के 230 अणु एक साथ काम कर रहे होते हैं। 230 मॉलिक्यूल्स, जी। और ये कोई यादृच्छिक या रैंडम संख्या नहीं है। हाँ, इन 230 अणुओं का एक तय अनुपात होता है ना? बिल्कुल। एक क्वांटोसोम के अंदर 160 अणु क्लोरोफिल ए के होते हैं और 70 अणु क्लोरोफिल बी के होते हैं। 160 और 70, ये पूरा सेटअप किसी अत्याधुनिक सैटेलाइट डिश या एंटेना की तरह लगता है। जी। जहां 230 अणुओं की ये पूरी फौज एक साथ मिलकर फोटॉन्स को पकड़ने के लिए तैनात है। ये एंटीना वाली तुलना एकदम सही है। ये 230 अणु मिलकर एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स? वे प्रकाश की ऊर्जा को सोखते हैं और उसे एक अणु से दूसरे अणु तक उछालते हुए अभिक्रिया के मुख्य केंद्र तक पहुंचाते हैं। सूक्ष्म स्तर पर टीम वर्क का शानदार उदाहरण है ये। एकदम। नोट्स में क्लोरोफिल के रासायनिक सूत्रों का भी जिक्र था। जी, फॉर्मूला। अगर हम उन भारी भरकम रासायनिक सूत्रों को ध्यान से देखें, जैसे क्लोरोफिल ए का सूत्र है C55
H72O5 N4 और Mg, जी, और क्लोरोफिल बी का है C55 H70 O6 N4 और Mg। बहुत मामूली सा अंतर है दोनों में। हाँ, लेकिन इन बड़ी बड़ी सूत्रों के बिल्कुल अंत में जो सबसे दिलचस्प चीज नजर आती है वो है Mg यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, जी, इतने बड़े अणु के बिल्कुल केंद्र में मैग्नीशियम का एक अकेला परमाणु बैठा होता है। और ये प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत समरूपता है। समरूपता कैसे? जैसे हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जी जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, हाँ, हमारे खून में। और उस हीमोग्लोबिन के बिल्कुल केंद्र में आयरन या लोहा होता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही पौधों के क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। ये मैग्नीशियम ही उस पूरी जटिल संरचना को वो स्थिरता प्रदान करता है जिससे वो प्रकाश के फोटोन को पकड़ सके और उसके इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित हो सके। जी, एक तरफ केंद्र में लोहे वाला अणु हमें सांस लेने में मदद करता है और दूसरी तरफ केंद्र में मैग्नीशियम वाला अणु दुनिया के लिए भोजन बनाता है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि जीवन के इतने अलग अलग रूप रासायनिक स्तर पर एक जैसी ही वास्तुकला साझा करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक कोशिका के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो किसी महानगर की कार्यप्रणाली से कम जटिल नहीं है। एकदम सही। हमने देखा कि प्लास्टिड्स कितने विविधतापूर्ण हैं। जड़ों के अंधेरे में यूकोप्लास्ट एक शांत तिजोरी की तरह स्टार्च, तेल और प्रोटीन का भंडारण कर रहे हैं। जी, थोड़ा ऊपर आएं तो क्रोमोप्लास्ट समुद्र की गहराइयों में अपनी लाल और भूरी शैवालों को जीवित रखने के लिए प्रकाश की आखिरी बूंदों को भी निचोड़ रहे हैं। सही कहा। और फिर सबसे ऊपर पत्तियों में बैठा है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, जो इस पूरी पृथ्वी का असली पावर हाउस है। और ये सारी जानकारी सिर्फ मतलब एकेडमिक नहीं है। तो सुनने वालों के लिए यह समझना क्यों जरूरी है? ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण की ये मशीनरी वो छोटे छोटे क्वांटोसोम काम करना बंद कर दें तो कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर जीवन का पूरा ताना बाना बिखर जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी, हर एक इंसान, हर एक जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर चल रही इस खामोश फैक्ट्री पर निर्भर है। ये सब जानने के बाद आसपास के पौधों और पेड़ों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। जी, हवा में झूमती हर एक पत्ती असल में अरबों सूक्ष्म कारखानों का एक विशाल नेटवर्क है। और इसी नेटवर्क की उत्पत्ति हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी सवाल की तरफ ले जाती हैं। वही सवाल जिस पर हमने पहले इशारा किया था। जी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम क्लोरोप्लास्ट के उस अजीबोगरीब डीएनए की बात करते हैं, वृत्ताकार, बिना हिस्टोन वाला डीएनए और 70S राइबोसोम, जो कि बैक्टीरिया के लक्षण है। बिल्कुल, ये दोनों चीजें पौधों या जानवरों की मुख्य कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। विज्ञान में से एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, इसका क्या मतलब है? ये सिद्धांत ये विचार सामने रखता है कि शायद अरबों साल पहले विकास की शुरुआती दौर में क्लोरोप्लास्ट पौधे का कोई हिस्सा था ही नहीं। तो फिर क्या था? ये संभवतः एक स्वतंत्र प्रकाश संश्लेषण करने वाला साइनोबैक्टीरिया था। एक आजाद बैक्टीरिया। जी, किसी बिंदु पर एक बहुत बड़ी कोशिका ने इस बैक्टीरिया को निगल लिया होगा, लेकिन उसे पचाने के बजाय दोनों के बीच एक समझौता हो गया। कैसा समझौता? बड़ी कोशिका ने इस बैक्टीरिया को रहने के लिए सुरक्षित जगह दी और बदले में इस बैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी से बना बनाया भोजन देना शुरू कर दिया। ये तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब आज हम पौधों में जो हरा रंग देखते हैं और जिस प्रकाश संश्लेषण पर हम चर्चा कर रहे हैं वो असल में पौधों का अपना आविष्कार है ही नहीं। जी, ऐसा ही लगता है। उन्होंने बस एक प्राचीन बैक्टीरिया को अपने अंदर पनाह दी, या कह लें कि उसका अपहरण कर लिया और उसे अपनी कोशिकाओं के अंदर एक स्थायी कर्मचारी बना लिया। ये कोशिका के भीतर कोशिका की अवधारणा जीवन के इतिहास के बारे में एक नया ही रहस्य खोलती है। सच में, अगर कोई इसके बारे में गहराई से सोचे तो ये विचार दिमाग झकझोर देता है कि हम इंसान और ये पूरी प्रकृति असल में कितने सारे प्राचीन जीवों के गठजोड़ से बनी है। बिल्कुल। तो इस रोमांचक और रहस्यमय विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत ही शानदार चर्चा रही। ज्ञान के एक नए सफर पर फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने आसपास की दुनिया को और उन हरी पत्तियों को करीब से देखते रहिए।